पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मटर की फसल को नुकसान करने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें। गेहूं की फसल के उचित बढ़वार के लिए कौन कौन से करें उचित कार्य। जैविक विधि से कृषि और कृषि सह व्यवसाय अपनाए राजस्थान के किसान की सफल कहानी। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने समय से मटर की बुआई कर दी होगी, उनकी फसल में इस समय कई कीटों और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा होगा। अतः इस फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किस तरह से करें इन कीट और रोगों का नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं जबलपुर के एक कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, आज मैं आपको मटर की फसल की सामयिक देखभाल के विषय में जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, इस समय मध्य भारत के क्षेत्रों में मटर की खेती व्यापक पैमाने पर की जा रही है और यही समय है कि इसकी अगर हम सही देखभाल करते हैं तो इससे अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कि मटर की फसल चूंकि हरी फलियों के लिए भी और दानों के लिए भी बाजार में आती है, इसलिए इसमें सिंचाई की कमी किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। इसमें पर्याप्त मात्रा में हल्की सिंचाई एवं बारंबार सिंचाई की इसमें आवश्यकता होती है, तो आप इसमें सिंचाई दें। अगर आपके पास स्प्रिंकलर सिस्टम है तो स्प्रिंकलर सिस्टम से भी सिंचाई या फव्वारा विधि से भी सिंचाई की जा सकती है, जिसमें पानी की बचत होती है। किसान भाइयों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है इसमें लगने वाले कीटों का की रोकथाम करना। तो इस समय अपनी फसल फली अवस्था पर भी है, बढ़वार की अवस्था पर है, तो इस समय कई इल्ली वाले जो कीट होते हैं, इल्लियां होती हैं, जो कीट की इल्लियां होती हैं, वो पूरी तरह से जिसमें चने की इल्ली आदि आती हैं, वो पूरी तरह से हमारी फसल पर इस समय प्रकोप कर रही हैं। इनका जो लक्षण होता है पौधे में, वो आप देखेंगे कि पूरी तरह से पौधे की पत्तियां कटी हुई रहती हैं, साथ ही साथ जहां फलियां लग रही हैं फलियों में छेद हो जाते हैं। और ये एक ऐसा कीट होता है जो फसलों पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसका नियंत्रण करना, इसकी रोकथाम करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसकी अगर हम रोकथाम की बात करते हैं तो खेत में आप टी आकार की खूंटियां गाड़ दें, जिससे इस पर जो पक्षी हैं वो इस पर बैठेंगे और जो इल्लियां हमारे पौधों पर नुकसान पहुंचा रही हैं उनका नियंत्रण इससे संभव हो जाता है। दूसरा, आप फेरोमोन ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं फसल में इस प्रकार के प्रपंच लगाकर, जिससे हमें इस पर जो कीट की आक्रामकता है उसका हमें इससे पता चल जाता है। तीसरा, अगर हम नियंत्रण की बात करते हैं तो नियंत्रण के लिए आप इसमें जो रासायनिक कीटनाशी आते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जैविक कीटनाशी भी इस समय बाजार में उपलब्ध है, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैविक कीटनाशी के रूप में अगर हम बात करते हैं तो एनपीवी जो रसायन आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ बीटी बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस जो कई नामों से डाइपेल हॉल्ट आदि के नाम से बाजार में मिलता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ
अगर इल्ली का प्रकोप ज़्यादा नहीं है तो आप इसके रोकथाम के लिए या खेत से दूर रखने के लिए आप नीम का तेल जो बाजार में मिलता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और इसकी मात्रा जो रखनी है वो 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यानी एक पंप में 75 ml के हिसाब से छिड़काव करना है। किसान भाइयों, अब बात करें अगर रासायनिक नियंत्रण की, तो इसमें आप कई प्रकार के कीटनाशक बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें से आप किनोल-फॉस का प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा इसमें रहेगी 1.5 से 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। अगर इसका प्रकोप ज्यादा दिखाई देता है तो इसमें आप इंडॉक्सीकार्ब जैसे कीटनाशकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसकी मात्रा 1 ml प्रति लीटर के मान से आपको छिड़कना है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ कहीं पर अभी जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो माहू की भी समस्या आती है, जो कि पत्तियों का रस चूसता है, फलियों का रस चूसता है और पौधे में आगे चल के सूख जाता है, उसकी बढ़वार रुक जाती है। अगर इस प्रकार की समस्या आपको माहू की समस्या दिखे खेत में, तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड नामक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, और मात्रा रहती है इसकी 0.3 ml प्रति लीटर के मान से, या 15 लीटर के पंप में 5 ml दवा का मिलाकर आपको प्रयोग करना है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ अभी रोग की कहीं कहीं पर देखने में शुरुआत दिखाई दे रही है। इसमें आप देखेंगे पाउडरी मिल्ड्यू या भभूतिया जो रोग होता है, जो कि एक फफूंद जनित रोग है, उसका भी प्रकोप खेतों में कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है। इसमें आप पत्तियों पर आप देखेंगे सफेद रंग के चकत्ते से पड़ जाते हैं, एक धूल, सफेद रंग की धूल या पाउडर जैसी संरचनाएं फफूंद की दिखाई देती हैं, जिसके आगे चल के पत्तियां सूख जाती हैं, पौधा सूख जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप किसान भाइयों, आप घुलनशील सल्फर बाजार में मिलती है, घुलनशील गंधक के नाम से आती है, इसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। तो किसान भाइयों, इस समय जैसे बताई गई हुई जानकारियां, जैसे कि आप सिंचाई की ध्यान रखें, समय समय पर सिंचाई करें जिससे जमीन में नमी बनी रहे, खरपतवार मुक्त खेत रखें, कीड़े एवं बीमारियों का प्रकोप होते ही उसका नियंत्रण के उपाय अपनाएं। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी मटर की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। हमारे जिन किसान भाइयों ने समय से गेहूं की बुआई कर दी होगी, उनकी फसल इस वक्त बढ़वार के लिए खेतों में खड़ी है। अतः इस फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इस समय कौन कौन से कार्य को करना जरूरी है, इस विषय पर अपने अनुभवों को हमारे बीच साझा कर रहे हैं ग्राम कैमारी, जिला मुरैना के एक किसान दीनदयाल अवस्थी। इस गेहूं के बारे में बताना चाहता हूं कि ये गेहूं की बुआई के बाद जैसे पहला पानी लगता है, इसको तो ये है कि 20 से 21 दिन में ये पहली सिंचाई की जाती है, और उसके बाद में जो खरपतवार निकलता है, जैसे चौड़ी पत्ती वाला है, सकरी पत्ती वाला है, बथुआ है, आंकड़ी है, इंदर जो है, जैसे सभी खरपतवार आते हैं, तो उसकी निदाई गुड़ाई के लिए खुरपी द्वारा इसकी निदाई गुड़ाई की जाती है। जो खरपतवार निकलता है उनको खड़वा करके या तो खेत के बाहर फेंक दीजिए, उनको जला दीजिए और खेत में न रखें, उसको पूर्णतः नष्ट कर दें। अगर खेत में रखेंगे तो उससे कीट दोबारा पैदा होते हैं और कीटनाशक दोबारा आएंगे तो अपनी फसल को नष्ट कर देंगे, इसलिए इनसे सावधान रहें, उसे खेत से बाहर फेंकना ठीक है। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु जो कृषक भाई बुआई के 2 दिनों के अंदर पेंडिमेथिलिन रसायन का प्रयोग करेंगे, उनके खेत में 40 दिनों तक खरपतवारों की समस्या नहीं आएगी। परंतु जो किसान भाई इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो उनकी फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे बथुआ, कृष्णनील, जंगली गाजर इत्यादि का प्रकोप हो सकता है, और इन खरपतवारों को नष्ट करने हेतु 2,4-D नामक रसायन 0.4 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में घोलकर फसल की 1 माह की अवस्था पर छिड़काव करने से ये खरपतवार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त फसल में सकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे गेहूं का मामा या मंडूसी, जंगली जई का भी प्रकोप देखने को मिल सकता है, जिसके नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरान नामक रसायन 1 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर 600 लीटर पानी में घोलकर फसल की 1 माह की अवस्था पर ही छिड़काव करना चाहिए। गुड़ाई के बाद जिसमें 20 से 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसमें यूरिया का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि पैदावार अच्छी मिले, पौधा बराबर चले, और 20 से 25 दिन हो जाते हैं उसको तो दूसरी सिंचाई का नंबर आता है। पर खेत की आवश्यकता अनुसार, जैसे दोमट मिट्टी है या काली मिट्टी है या भूरी मिट्टी है, उसके अनुसार उसको
3, 4 या 5 सिंचाइयाँ करी जाती हैं। उसके बाद पानी पूरा हो जाता है और फसल पक जाती है, उससे अच्छी पैदावार मिलती है। उसके बाद में माहुआ नामक कीट आता है, वो जो क्या है पेड़ से चिपक जाता है, उसकी पत्तियों को सुखड़ा देता है और रस को चूसता है। उसके लिए नीम की पत्ती वाला रस आता है, उसको 5 मिलीलीटर नीम तेल लेकर के 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव किया जाता है, तो उससे माहू का नियंत्रण हो जाता है, माने कंट्रोल में आ जाता है और अपनी फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। बाद एक दीमक आता है, जड़ को खा जाता है, उसको काट देता है, पेड़ सूख जाता है। उसके लिए दीमक की दवाई है, जो क्या है वो उसका नाम है क्लोरोपाइरीफॉस। उसको एक मटके में या डिब्बे में बंद करके उसका घोल बना के उसमें नीचे एक छेद कर दिया जाता है, उसमें रुई या लकड़ी लगा दी जाती है। उसको जैसे लेजम के पाइप के द्वारा जैसे पानी आता है उस जगह पर उसको रख देते हैं, उसमें से एक एक बूंद करके उसमें से वो निकलता रहता है और सारे खेत में सिंचाई होती है। उसमें सारी जगह वो दवाई फैल जाती है, उससे दीमक रुक जाता है। फसल छोटी है या पीली है तो उसके लिए अपन यूरिया का घोल बना करके उसका छिड़काव 2% यूरिया का घोल बना करके उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। उससे अपनी फसल बराबर बढ़ती रहेगी और सारी फसल ठीक रहेगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाई फसलों से अधिक उत्पादन की चाह में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों और दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका विपरीत प्रभाव मिट्टी की उर्वरता, वातावरण और मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। अतः इन विपरीत प्रभाव से बचने के लिए जैविक खेती की तरफ ज्यादा जोर देना होगा। तो आइए मिलवाते हैं राजस्थान के एक प्रगतिशील किसान गुलजार खां से, जो रासायनिक उर्वरकों और दवाओं के घातक प्रभाव से बचने के लिए जैविक विधि से खेती कर रहे हैं और लाखों की आय भी कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। 2002 से सर्टिफाइड है, तो इसको ऑर्गेनिक में हमारे पास वर्मी एंड बीडी कंपोस्ट, सारे फल पौधे जितने भी हैं सब ऑर्गेनिक का, पूरा बगीचा हमारा ऑर्गेनिक का है। 66 बीघे का ये फार्म है। इसमें पैसा बहुत कम खर्च होता है। गाय हम रखते हैं, तो गाय का गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। जो इसकी खरपतवार है, वेस्ट जो कचरा है, इसका बीडी कंपोस्ट बनाते हैं सड़ा गला के। इसका जो स्प्रे वगैरह है, हम कोई केमिकल नहीं डालते। इसमें नीम वगैरह का है, देसी आँख है, गौमूत्र है, इसमें पंचगव्य, 10वें गव्य, वर्मी वाश वगैरह का स्प्रे करते हैं। और इसमें कोई बाहर से कोई केमिकल, कोई पदार्थ हम कुछ नहीं डालते। और इसकी लागत में अच्छा उत्पादन है। इसका रेट भी अलग से मिलता है। इसका रेट हमारे लिए बहुत महंगा जाता है। किस वेजिटेबल वगैरह हम उगाते हैं इसमें। बगीचे में जो भी है, अमरूद है, आम है, बेर है, चीकू है, करौंदा है और एस्पेरीगस जिसकी सब्जी बनती है, नींबू, चकोतरा, मौसमी, कीनू वगैरह और आंवला, बहुत से अनेकों जितने भी फलदार एंड सब्जीदार जो सब्जियां हैं हम सारी ही इसमें उगाते हैं। जो यानी कोई भी फसल है, हर सीज़न की हम फसल भी लेते हैं, जैसे गेहूं है, ज्वार, बाजरा है, तिल है, बहुत सी दालें हैं जो आम जमींदार खेतों में हम सारा पूरा टोटली ऑर्गेनिक का ही काम करते हैं। हमारे पास फ़िलहाल 15 गाय हैं जो हमारे इस 66 बीघे को हमारा वर्मी एंड बीडी कंपोस्ट में पूरे को संभाल रखा है। इसके सारे गोबर से हम खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और इसका गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं। 10वें गव्य, 5वें गव्य का इस्तेमाल करते हैं इसमें। और हमारे पास मुर्गियां हैं, खरगोश हैं, फिश है, मछलियां भी हैं, मुर्गे हैं, 2-3 किस्म की वैरायटी हैं हमारे पास, सब ऑर्गेनिक का ही। कड़कनाथ भी हमारे पास मुर्गे हैं जिसमें हम सारा ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है जिसमें हमने केचुए छोड़ रखे हैं। इसमें गाय का गोबर डाल रखा है। ये केचुए इस गोबर को खाते हैं और इसको खाद बनाते हैं। जैसे ही इसको खाते जाएंगे ऊपर खाद तैयार होती जाएगी। जो ऊपर हुई तैयार हुई खाद है
उसको हम ऊपर से धीरे धीरे बाहर निकाल लेते हैं और स्टॉक करते हैं। जैसे ही ये केचुए पूरी बेड को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद इसके साथ नया गोबर का इस्तेमाल करेंगे, तो वो केचुए उस बेड को छोड़ के नए गोबर में आ जाएंगे। इसी तरह से हमारा वर्मी कंपोस्ट बनता है। दूसरा हम बीडी कंपोस्ट बनाते हैं। ये हमारे पास बीडी कंपोस्ट है, जो कि हम जो भी इस फार्म के अंदर कोई वेस्ट कचरा होता है, फसल का कोई तूड़ा है, भूसा है, हरी घास है, खरपतवार, कोई भी वेस्ट खरपतवार होते हैं, उसको हम सबको इकट्ठा करके उसको सड़ा गला के इसका बीडी कंपोस्ट बनाते हैं। इसमें जैसे बुझा हुआ चूना है, इसकी परतें लगाते हैं हम। इसकी 4.5 फुट हाइट होती है, लंबाई 18 फुट होती है। इसकी परत तय बाई तय लगाते हैं, हर परत पे गोबर का छिड़काव करते हैं। उसके बाद हरे पे बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करते हैं, जो वेस्ट सफ़ेदी होती है। तो ये इसको फिर ऊपर से कवर करते हैं। कवर करने के बाद इसमें एक बीच में टर्नल होती है, जो कि ऑक्सीजन का काम करती है, जो नाइट्रोजन पैदा करती है। तो उसके बाद ये 2 महीने में ये खाद गल जाती है और रेडी हो जाती है। इसको फिर हम खेत में सीधा डाल देते हैं। हम वर्मी वाश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्टिलाइज़र टैंक होता है, वर्मी वाश जो हम बनाते हैं उसको फर्टिलाइज़र टैंक में डाल के उसको फुहारे के जरिए हम उस फसल में यूज कर सकते हैं। ये गेंदा है, जहाँ हम सब्जी वगैरह इस्तेमाल करते हैं वहाँ लगाते हैं। इससे हमें फूल भी मिल जाते हैं। इसकी जड़ों में एक रासायनिक पदार्थ निकलता है, जो सूत्रकृमि कीड़ों के लिए कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। ये भी एक जैविक खेती का ही भाग है। ये हमारा सब्जी का पार्ट है, जिसमें मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये आलू हैं, प्याज़ें लगी हुई हैं, शकरकंदियाँ हैं, लहसुन हैं और गेंदे भी लगे हुए हैं, लौकी भी लगी हुई है। यहाँ से हम सब्जी का पार्ट, सब्जी का फील्ड है, इसमें हम पूरे में ऑर्गेनिक सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें अच्छा उत्पादन मिलता है और इस सब्जी का हमें अच्छा रेट उपलब्ध होता है। आम जमींदार से लगभग इससे का रेट हमें 2 गुना या 2.5 गुने के या 3 गुने तक पहुंच जाता है सीजन के तौर पे। हमें सब्जी, ये ऑर्गेनिक सब्जी खाने को मिलती है। इसमें कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइज़र, कुछ बाहर से कुछ नहीं है। सब अपना ऑर्गेनिक ही सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। ये रॉकेट है, जो कि लेटिस में हम इस्तेमाल करते हैं। इसका रेट 300 से 400 रुपये पर केजी का हिसाब से जाती है। ये सब हमें ऑर्डर पे देना पड़ता है। अब यहाँ हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है, जो कि इसको तोड़ के हम स्टॉक करके पन्नियों में पैक करके ऑर्डर के लिए भेजेंगे। 1 किलो 2 किलो फिर और निकल जाता है। ऐसे ही 10-20 क्यारियाँ लगा देते हैं। जैसे भी जितना काटोगे उतना ही ये फूटेगा। होटल वगैरह में ये फॉरनर वगैरह लेटिस में सारे इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास पालक है, ये भी ऑर्डर पे जा रही है। इसको हम हाथ से इसको कभी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे कैचिंग से कटिंग करनी चाहिए, ताकि इसको लेवल कटिंग हो। उसके बाद ये दोबारा फुटाव ले लेती है। पॉली हाउस है, जो कि इसमें हम वेजिटेबल वगैरह, टमाटर है, करेला वगैरह है और लौकी है, मटर वगैरह है, जो ये हमने खंबे लगा रखे हैं लकड़ी के। इन पे हम टमाटर की बेल चढ़ाते हैं और इसमें हम करेले की बेल चढ़ी हुई है, लौकी की, और इसके इन बेडों पे लेटिस वगैरह। और ये राख है, जो ये हवन सामग्री की राख है, इसको हम सुबह शाम हवन करते हैं और इसी राख को हम इस पे कीटनाशक के लिए हर पौधे पे छिड़काव करते हैं। इसको सुबह निकलने से पहले और शाम को सूर्य अस्त के बाद इस्तेमाल करते हैं और इसको सबको हम इसी पेड़ पौधों पर इस्तेमाल करते हैं। इससे रोग है, कोई भी पौधे पे कोई भी कीड़ा है, इसका सब रोग को कंट्रोल कर लेता है और इससे कीड़े मर जाते हैं। इसको हम ऑर्गेनिक का ही खुराक देते हैं। इसकी देखो, हम फल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, इसके हम फल को काउंटिंग नहीं कर सकते और अभी तो इसमें छोटे छोटे ऊपर फल आ रहे हैं। इस तरह के पौधे हमने हर जगह फार्म पर लगा रखे। ये हमारे पास नर्सरी के लिए सेट डाला हुआ, जिसमें अनेकों किस्म के लेटिस के पौधे जमाए हुए हैं। इसमें हम नर्सरी तैयार करते हैं। विदेशी सब्जियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी ये लेवल लगे हुए हैं सारी विदेशी सब्जियां हैं और इनमें हम ब्रोकली से, पालक से, अनेकों ऐसी चीज़ें हैं। 42-43 किस्म के हम लेटिस बनाते हैं। इसमें उसका सीड तैयार करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक फसल है, हम उसमें डबल तिगुना अपना मार्केटिंग रेट लेते हैं। कोई भी किसान अगर जैविक खेती स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में तो वो उत्पादन कम होता है, लेकिन साल में 1-1.5 साल में उत्पादन जैसे जैसे जैविक खेती का इस्तेमाल करेंगे वो बढ़ता जाएगा। अमरूद के पौधे हमारे पास कम से कम 1000 से 1500 से 2000 के करीब हैं। आंवले के पौधे 1000 पौधे के करीब है पूरे फार्म में। इसकी उत्पादन हम बहुत बड़ी मात्रा में लेते हैं। अमरूद हमारा 150 रुपये पर केजी के हिसाब से जाता है। आंवला हमारा 70-80 रुपये पर केजी के हिसाब से जाता है ऑर्गेनिक के रेट पे। मैं किसान भाइयों को सलाह देता हूं कि आप थोड़ा ही करो, लेकिन स्टार्टिंग के लिए ऑर्गेनिक का प्लीज़ इस पे ध्यान दें,
तो आप धीरे धीरे जैसा भी आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि हमें ऑर्गेनिक में क्या फ़ायदा है। एक तो इसमें जहर नहीं होगा, आपको खाने के लिए शुद्ध मात्रा में खाने पीने के लिए स्वच्छ पौष्टिक पदार्थ मिलेगा। यहाँ देसी गाय भी पाल रखी हैं, जो कि हम इनका गोबर इस्तेमाल, दूध दही जो भी कुछ है इसका सब ऑर्गेनिक में इस्तेमाल करते हैं। इसी के खाद से हम अपना ऑर्गेनिक जैविक वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं। इस दूध की सेल है हमारे पास 70 रुपये पर लीटर। हम जमींदारों का दूध तो 30-35 रुपये पर केजी के हिसाब जाता है, लेकिन हमारा दूध ऑर्गेनिक में 70 रुपये पर लीटर जा रहा है। ये हमारे पास कड़कनाथ मुर्गे का भी हम पालन करते हैं, जो कि इसका मीट भी हम सप्लाई करते हैं और अंडे भी। मीट इसका 400 रुपये पर केजी के हिसाब से जाता है, अंडे 15 से 20 रुपये का पर पीस जाता है। ये ऑर्गेनिक ये है। इनका सब जो खाना पानी हम सब ऑर्गेनिक जो हम अपने खेती से उगाते हैं सब उसी को वही खिलाते हैं। हम यहाँ ऑर्गेनिक शहद का भी करते हैं, जो हमारे पास 8-10 डब्बे हैं। हम इसमें मधुमक्खियों के लिए इतने बाग बगीचे में कोई बाहर से कोई रस नहीं लाती, सभी अपने बाग बगीचों से ये शहद तैयार हो जाता है। इसको हम 600 से 800 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। हमारा हनी का भी यहाँ हो जाता है, हनी की भी सेल बहुत अच्छी निकलती है। ये हमें इसका शहद हमें फ्री में मिल जाता है, बस बॉक्स रख लो, सारे पेड़ पौधों से उपलब्ध इसके उत्पादन हो जाता है। हम यहाँ खरगोश का भी पालन करते हैं, जो कि हमारे पास बहुत सारे खरगोश हैं। इसमें बढ़ोतरी भी बहुत ज़्यादा होती है और इनको खाने के लिए हम जो भी अपनी घास फूस जो इस जंगल में होती है वही खाने को डालते हैं। इनका रेट हम 300 से 400 रुपये पर किलो के हिसाब से सेल करते हैं। ये हमारे पास मछली के 2 पॉन्ड बने हुए हैं, जो कि हमें इससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। जो इसका पानी है उसको हम फसलों में इस्तेमाल करते हैं। जो मछलियाँ खाद खुराक जो भी इसमें डालते हैं उसका खाद बन जाता है। उसी पानी का जो पानी बना हुआ है, जो इसमें खाद बहुत ज़्यादा है, इस पानी को हम फसलों में इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद इसमें हमने फुहारे लगा रखे हैं। अगर जब बरसात नहीं होती है तो मछलियों को ऑक्सीजन के लिए हम फुहारे इसमें चला देते हैं। सारा पानी जो भी है इसको सब हम वेजिटेबल फसल सब हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। और एक काम और है, इसमें जो भी बतखें जो हमने रख रखी हैं वो सब इसमें सुबह आती हैं, शाम को अपने घूम के अपने पिंजरे में अंदर चली जाती हैं। मैं तो आपको सभी को यही सलाह दूंगा कि आप प्लीज़ ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान दें। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वातावरण में अधिक आर्द्रता एवं तापमान होने के कारण सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाया रहता है। इस कारण फसलों में जड़ माहू एवं दीमक के प्रकोप होने का अनुमान है। अतः बचाव के लिए क्लोरपाइरीफास दवा 1.25 से 1.50 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई जल के साथ छिड़काव करें। मिर्च, बैगन, टमाटर में फल एवं तना भेदक कीटों के नियंत्रण के लिए ट्राइजोफास 40 EC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से एवं प्याज, लहसुन एवं गोभी वर्गीय सब्जियों में रसचूसक कीट, माहू, थ्रिप्स आदि के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आम में कहीं कहीं बौर अथवा फूल आने लगा है। बादल युक्त मौसम रहने के कारण आम के बौर झड़ने की संभावना है। आम के उत्पादन को बढ़ाने एवं फूल झड़ने से रोकने के लिए मटर के आकार वाली अवस्था में 100 ppm की दर से प्लेनोफेक्स दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
धनिया, मटर एवं मसूर में भभूतिया रोग होने की संभावना है। इसके नियंत्रण हेतु 2 से 3 ग्राम सल्फेक्स डस्ट का 2 से 3 बार छिड़काव करें। इस समय गेहूं की फसल टिलरिंग स्टेज एवं चने में शाखा फुटान अवस्था में है। आगामी समय में मौसम को देखते हुए इल्ली के प्रकोप की संभावना है, अतः खेतों में टी या बाई आकार की खूंटियां लगाएं। पशुओं को खुरपका एवं मुहपका रोग से बचाव हेतु टीकाकरण अवश्य कराएं। पशुशाला की नियमित रूप से साफ सफाई करें एवं पशुओं को ठंड से बचाने हेतु उचित प्रबंधन अपनाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बांदरी, जिला सागर के कृषक वीरेंद्र सिंह ने। यह ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो वीरेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मौसम का असर संसार में सभी जीवधारियों को होता है, चाहे वो पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हों। ठीक उसी तरह से दूध देने वाले पशुओं में, गाय भैंसों में सर्दियों का असर होता है, विपरीत मौसम का असर होता है। किसान भाइयों को चाहिए कि पशुपालन से अधिक आर्थिक लाभ लेना है तो आवश्यक है कि उनका जो प्रबंधन है, आवास प्रबंधन इस तरह से किया जाए जिससे इसके विपरीत असर उनमें कम से कम हो। इसके लिए आवश्यक है कि पशुशाला में जो खुले स्थान होते हैं, जैसे रोशनदान है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, तो जब तापक्रम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से या और अधिक कम हो जाए, नीचे आ जाए, तो वहाँ पर जूट की बोरियां की फट्टियों को पर्दे नुमा लगा देना चाहिए, जिससे सीधे हवा के ठंड थपेड़े ना आ सकें और पशुओं में उसका असर ना हो। इसके अतिरिक्त छोटे पशुओं को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ठंड के प्रकोप से ये ज़्यादा ग्रसित होते हैं और इन्हें सर्दी, जुखाम और फेफड़ों की बीमारी, निमोनिया लगने का चांस रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि इनके आवास में इस तरह से व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि इन पशुओं को सर्दी से बचाया जा सके। अगर पशु ठंड से ग्रसित हो जाते हैं तो उपचार की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए और उपचार के लिए किसी कुशल पशु चिकित्सक से संपर्क करके उचित उपचार उनका कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त ठंड के दिनों में पशुओं को आहार की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें उचित मात्रा में हरे चारों का प्रबंधन, उनके पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए संतुलित आहार का प्रबंधन करना आवश्यक है, जिससे विपरीत परिस्थितियों के कारण दुग्ध उत्पादन में गिरावट ना आने पाए। साथ ही साथ हमें संतुलित आहार में दानों के साथ साथ खनिज तत्वों का भी समावेश करना अति आवश्यक है और साथ ही हरे चारे जो कि पशुओं का प्राकृतिक आहार होता है, वो उसकी जो है ना पूर्ति अवश्य रूप से करनी चाहिए। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसानों के लिए किस तरह उपयोगी है स्प्रिंकलर से सिंचाई। आलू, टमाटर और गोभी वर्गीय फसलों में इस समय आने वाली समस्याएं और उसका समाधान। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।